वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ओके, गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। तो जो कल की हमने क्लास ली थी उसमें मैंने आपको परावर्तन वाला पूरा टॉपिक है कंप्लीट कर लिया था, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया था। ठीक है, इसमें उत्तल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है और अवतल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब का निर्माण होता है, ये सब हमने पढ़ लिया था। और मैंने जैसा कि आपको कल बताया था कि आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में यही अंतर है जिस प्रकार से परावर्तन और अपवर्तन में होता है। ओके, तो आज हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। देखिए, अपवर्तन में क्या होता है, जब प्रकाश की किरण आती है और एक माध्यम से, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तब यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों का जो अलग करने वाला जो पृष्ठ होता है उससे जब वो प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो टकराने के बाद क्या होता है, उनकी जो डायरेक्शन होती है उनकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। तो प्रकाश की किरणों में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। तो यही कहा जाता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसकी कंडीशन के बारे में आपको बताऊंगा, अपवर्तन के नियम आपको बताऊंगा, अपवर्तन के कुछ एप्लीकेशन है, कुछ उपयोग हैं जो कि कहाँ पर कौन कौन सी घटनाएं वो अपवर्तन के कारण घटित हो रही है। ठीक है, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। एक बार सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि और बच्चे भी साथ में जोड़ सकें। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई सेशन को, और जल्दी शेयर करो। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले लाइक करो और शेयर करो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, इसका नाम है प्रकाश, यानी कि लाइट। ओके, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ते हैं। तो मैंने आपको प्रकाश के अपवर्तन के बारे में क्या बताया था। देखिए, ये मैंने ले लिया कांच। क्या ले लिया, कांच। और कांच यहाँ पर क्या है, वायु। तो वायु क्या हो गया, एक माध्यम हो गया, और कांच क्या हो गया, यह दूसरा माध्यम हो गया। ठीक है, तो क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि वायु से कांच में प्रवेश करती है, या मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। ठीक है, कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी डायरेक्शन है कि इसकी दिशा में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ये इस तरह से ये भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है। अब इसकी दिशा में किस प्रकार से परिवर्तन होता है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। ठीक है, तो मेन तो आप परावर्तन की जो परिभाषा है, अपवर्तन की जो परिभाषा है वो देख लीजिए। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है। ठीक है, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ से इनकी दिशा में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और यह परिवर्तन का प्रभाव क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया था कि एक किरण होती है, वो जब वायु से कांच में प्रवेश करती है तो इस वाली जगह पर ये क्या है, ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाला पृष्ठ है जिससे टकराती है, और टकराने के बाद क्या होता है, इसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है और यह एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश कर जाती है, लेकिन क्या होता है, डायरेक्शन में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए किस प्रकार से दिशा में परिवर्तन होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, होता क्या है, जब जो प्रकाश किरण होती है, प्रकाश किरण की कुछ प्रॉपर्टी होती है, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से
विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम में। ठीक है, ये सघन और विरल का मतलब क्या होता है कि इनकी ऑप्टिकल डेंसिटी कैसी है। ठीक है, यानी कि जो प्रकाशीय घनत्व के बारे में बताया गया है, तो प्रकाशीय घनत्व होता है, उसी के आधार पर विरल माध्यम और सघन माध्यम को चूज किया जाता है। जैसे जो वायु है वो आती है विरल माध्यम के अंदर, ठीक है, कांच है, ठीक है, पानी है, वो सब किसके अंदर आते हैं, ये सघन माध्यम के अंदर आते हैं, सघन माध्यम। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन के बाद प्रकाश किरण होती है, प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक है, और इसका दूसरा बनता है जब प्रकाश किरण सघन से, उल्टा है जस्ट का, सघन से किधर जा रही है, विरल में जा रही है, तो क्या होता है, यह अभिलंब से, अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मैंने क्या बताया था, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अपवर्तन के बाद अविलंब की तरफ झुक जाती है। ठीक है, और जब प्रकाश किरण जस्ट उल्टी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो ये अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, किस प्रकार से, चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो एक काम करता हूँ, ये वाला डायग्राम मैं यहाँ पर आपको बना के बताता हूँ। देखिए, ये मैंने एक कांच की स्लैब ले ली, ये क्या है, कांच की एक स्लैब है, इसके यहाँ पर क्या है, वायु है। ठीक है, देखिए होता क्या है, ये मैंने अविलंब बता दिया, क्या बना दिया, एक अविलंब बना देता हूँ। ये इस प्रकार से एक अविलंब हो गया। ठीक है, अविलंब इसका मतलब इस स्लैब के 90 डिग्री पर मैंने एक रेखा खींच दी। ठीक है, तो होता क्या है कि एक प्रकाश किरण आती है, ये एक प्रकाश किरण आ गई, और जब वायु है वो कैसा माध्यम है, वो विरल माध्यम है, और कांच है वो कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है। ठीक है, तो प्रकाश किरण जब वायु से कांच में यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो ये आगे जाके ये हो गया अवलंब। तो क्या होता है, वो अवलंब की तरफ झुक जाती है। देखिए वैसे तो वो जाना चाहिए इसको ऐसे नहीं जाती है, ये इस प्रकार से अवलंब की तरफ क्या होती है, झुक जाती है, और यहाँ पर पहुंच गई। ठीक है, ये अवलंब की तरफ झुक जाती है, ये अवलंब की तरफ झुक गई। अब यहाँ पर कांच कैसा माध्यम है, सघन माध्यम है, और यहाँ पर क्या है, बाहर क्या है, वायु है, यानी कि विरल माध्यम है। तो अब जो प्रकाश किरण जा रही है वो सघन से विरल की तरफ जा रही है। ठीक है, सघन से विरल की तरफ जा रही है। तो देखिए यहाँ पर वापस से ये अविलंब हो गया। ठीक है, ये अविलंब हो गया, तो ये किस प्रकार से जानी चाहिए, ये इसको इस प्रकार से जाना चाहिए, लेकिन जाती कैसे है, ये जाती है इस प्रकार से। ठीक है, ये अविलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि ये क्या है, आपतित किरण है। ठीक है, आपतित किरण यहाँ पर आपतित होती है, और ये क्या है, एक पृष्ठ है जो दोनों माध्यमों को अलग करता है। कौन सा वाला, ये वाला पृष्ठ है जो दोनों माध्यमों को अलग करता है। इसी प्रकार से ये क्या है, ये अपवर्तित हो गई। ठीक है, बाहर निकल जाती है, तो ये एक पृष्ठ है जो दोनों माध्यमों को अलग करता है। ओके, तो आपतित किरण होती है, वो अवलंब के साथ जितने डिग्री का कोण बनाती है उसको क्या कहा जाता है, उसको आपतन कोण कहा जाता है, जिसका मान होता है आई। क्या होता है, जिसका मान होता है आई। ओके, उसी प्रकार जो अपवर्तित किरण होती है, जो अवलंब के साथ जितने डिग्री का कोण बनाती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है अपवर्तन कोण। तो उसका मान हो जाता है आर। क्या हो जाता है, उसका मान हो जाता है आर। ये फैक्टर आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से देखिए, तो ये क्या मैंने आपको बताया था कि जो किरण विरल से सघन में जाती है वो अवलंब की तरफ झुकती है, और जो किरण सघन से विरल में जाती है वो अवलंब से दूर हट जाती है। ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। यदि इसकी एक ऐसी कंडीशन बनती है कि एक किरण की ऐसी कंडीशन बनती है, यदि कोई किरण ठीक है, कोई किरण यदि किसी भी माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है, और वो ऐसा तल जहां पर दोनों माध्यमों को अलग किया जाता है, उस तल पर वो अभिलंबवत यानी कि 90 डिग्री के कोण पर क्या होती है, आपतित होती है। इस प्रकार से यदि वो अभिलंबवत आपतित होती है तो वो अपवर्तन के बाद, देखिए वो अपवर्तन के बाद भी क्या होगा, बिना मुड़े आर पार निकल जाती है, अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, कि वो अभिलंबत आपतित होती है। यदि कोई किरण अभिलंबत आपतित होती है तो उसका अपवर्तन हो तो जाता है, लेकिन उसके जो दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यानी कि यह जिस डायरेक्शन में आती है और
बाहर निकल जाती है, इसकी दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो एक केस आपको यही याद रखना है कि जब प्रकाश किरण क्या होती है, अभिलंबवत यानी कि परपेंडिकुलर क्या होती है, आपतित होती है तो उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कब नहीं होता है, अपवर्तन के बाद भी उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये आपको याद रखना है। कौन सी बात याद रखनी है, जब कोई किरण किसी पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है कि 90 डिग्री के कोण पर क्या होती है, आपतित होती है, तो उसकी दिशा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, चाहे उसका अपवर्तन ही हो जाता है। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी है। अपवर्तन के मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, दिशा में परिवर्तन होता है, लेकिन कंडीशन एक ही है, यदि वो किरण है वो 90 डिग्री का एंगल पर आपतित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नहीं होगी तभी उसमें होगा अपवर्तन होगा, अन्यथा वो बिना मुड़े ही वो सीधी निकल जाएगी। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से मैंने आपको सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में बता दिया। और जब कोई किरण होती है वो विरल से सघन में जाती है तो अवलंब की तरफ झुक जाती है, और सघन से जब विरल में जाती है, ठीक है, तो वो अवलंब से दूर हट जाती है। ये आपको ये प्रॉपर्टी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि अपवर्तन के नियम ठीक है, अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, और इन्हीं अपवर्तन के नियमों के आधार पर कोई किरण होती है आपतित होती है। ठीक है, किस प्रकार से आपतित होगी, किस प्रकार से अपवर्तित होगी, तो ये अपवर्तन के नियम को वो किरण होती है क्या करती है, फॉलो करती है। देखिए, इसमें मैंने आपको एक बात तो बतानी है कि जब प्रकाश किरण होती है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। देखिए, जो प्रकाश का वेग होता है, प्रकाश का वेग, उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या होता है, प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है प्रकाश का वेग। तो जब प्रकाश की किरण होती है, जब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो इसके वेग में क्या आती है, परिवर्तन आता है, और इसके वेग में कमी आ जाती है। ठीक है, इसके साथ आपको यह रखना है कि जब प्रकाश किरण होती है वो सघन से जब विरल में वापस जाती है तो उसके वेग में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, और इसी कारण वो अवलंब से दूर हट जाती है। ये भी आपको याद रखना है। अब पढ़ते हैं अपवर्तन के नियम। ठीक है, कि अपवर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं। अपवर्तन के नियम को पढ़ने के बाद में कुछ इसकी एप्लीकेशन है, यानी कि इस अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, वो घटित होती हैं। जैसे कि देखिए, आपने एक पानी का भरा हुआ एक गिलास है, उसमें आप सिक्का डालते हो, बाहर से आप देखते हो तो ऐसा लगता है कि सिक्का है वो जितना नीचे पड़ा हुआ तल से काफी ऊंचा उठा हुआ लगता है। ठीक है, इसी प्रकार से अपवर्तन के कारण ही तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अपवर्तन के कारण है यदि हम पानी से भरे बीकर में या किसी भी गिलास में, ठीक है, जो हम पारदर्शी हमको दिखता है, उसमें हम यदि अपनी पेंसिल डाल देते हैं या किसी भी लकड़ी का टुकड़ा डाल देते हैं, तो वो एक तरह से हम देखते हैं, पानी की साइड में देखते हैं तो कैसा लगता है, हमें तिरछा पड़ा हुआ मिलता है, जबकि वो कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, ये आपने ये सारे प्रैक्टिकल आपने भी देखे होंगे। ओके, तो उनके बारे में देखेंगे कि आखिर ये होता क्यों है। ठीक है, अपवर्तन के कारण ऐसा क्यों होता है, लेकिन उससे पहले हम पढ़ते हैं कि अपवर्तन के नियम कौन से हैं, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एक बार मैं रफ कर देता हूं और फिर अपन आगे पढ़ते हैं। चलिए, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपवर्तन के नियम, यानी कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियम। ठीक है, जैसे कि परावर्तन के नियम होते हैं उसी प्रकार से अपवर्तन के नियम होते हैं। तो देखिए, अपवर्तन हमने कैसे किया था, एक हमने कांच लिया था, एक माध्यम हो गया, दूसरा माध्यम हो गई हवा यानी कि वायु। ठीक है, तो क्या होता है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है और उसकी दिशा में हो जाता है परावर्तन, तो वही कहलाता है अपवर्तन। ठीक है, तो किस प्रकार से देखिए, ये हो गया अभिलंब और ये एक प्रकाशीकरण आती है ऐसे, तो ये प्रकाशीकरण आपतित होती है। ठीक है, आपतित हो गई, ये अभिलंब को आगे ऐसे बढ़ा दिया, आपतित हो गई, तो ये इस प्रकार से जाती है, लेकिन जब ये विरल से सघन में जाती है तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाती है ऐसे, ये ऐसे झुक जाती है, ये किरण आ गई और ये किरण यहाँ पर निकल जाती है ऐसे यहाँ पर।
ठीक है, ये अवलंब हो जाता है, इसको हम एन डैश करके लिख सकते हैं। ये हो गई ओ पी और ये क्यू लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। चलिए देखिए अपवर्तन का पहला नियम क्या कहता है। अपवर्तन का पहला नियम क्या कहता है, देखिए पहला नियम है उसी प्रकार से जैसे परावर्तन का नियम होता है कि आपतितकरण, ठीक है, आपतितकरण ये रही कौन सी ओ पी, और अपवर्तितकरण कौन सी पी क्यू, और अभिलंब यानी कि एन और एन डैश तीनों के तीनों एक तल में होनी चाहिए, ठीक है। ये तीनों के तीनों एक ही तल में स्थित हैं, ठीक है, एक ही तल में स्थित हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है अपवर्तन का पहला नियम। तो अपवर्तन का पहला नियम क्या कहता है कि आपतितकरण, इसके बाद अपवर्तितकरण, क्योंकि हम अपवर्तन पढ़ रहे हैं, अपवर्तितकरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित हों, या पर हम कह सकते हैं कि एक ही तल में होनी चाहिए, एक ही तल में स्थित होने चाहिए, ठीक है। ये होता है अपवर्तन का पहला नियम। क्या कहता है कि आपतितकरण, अपवर्तितकरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, ठीक है। चलिए दूसरे नियम की बात करते हैं। अपवर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण, देखिए ये हो गया आपतन कोण आई, आपतन कोण हो गया आई, आपतन कोण और अपवर्तन कोण ये हो गया आर, क्योंकि इसमें क्या हुआ अपवर्तन हुआ है। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जो ज्या का मान होता है वो अनुपात होता है, इनका क्या रहता है, स्थिर रहता है। देखिए किस प्रकार से, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का मान, ज्या का अनुपात का मान स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। देखिए क्या बताया कि आपतन कोण, तो आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण होता है आई, ठीक है। अपवर्तन कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण हो गया आर। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या, क्या ज्या, ठीक है, ये लिखा है ज्या। तो ज्या क्या होता है, ज्या को लिखा जाता है साइन से, किसको, साइन से लिखा जाता है। तो देखिए इसका मतलब होता है कि आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई, आपतन कोण क्या है आई, तो ज्या का मतलब साइन लग गया, तो साइन आई अपॉन अपवर्तन कोण की ज्या यानी कि साइन आर। तो आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, इनके अनुपात का मान क्या रहता है, स्थिर रहता है। अनुपात का मान क्या रहता है, स्थिर रहता है। और यही होता है अपवर्तन का दूसरा नियम। ये क्या है, अपवर्तन का दूसरा नियम। और इसी अपवर्तन के दूसरे नियम को कहा जाता है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम भी इसको कहा जाता है, स्नेल का नियम भी इसको कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है। तो अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहा जाता है, ये आपको याद रखना है कि स्नेल का नियम किसको कहा जाता है, अपवर्तन का दूसरा नियम होता है वो स्नेल का नियम होता है। यानी कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात का मान क्या रहता है, स्थिर रहता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर क्या होता है, ये स्थिर होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो साइन आई और साइन आर का मतलब होता है कि एक माध्यम का दूसरे माध्यम के साथ अपवर्तनांक, एक माध्यम का दूसरे माध्यम के साथ अपवर्तनांक का मतलब होता है कि μ12 बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। इसको हम इसी प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि एक माध्यम का, ये हो गया 2-1, कि एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो यही होता है अपवर्तन का दूसरा नियम, यानी कि स्नेल का नियम भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये μ12 क्या है, μ21 क्या है, μ21 क्या है, μ21 है
माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक और अपवर्तनांक को इंग्लिश में कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि अपवर्तनांक इसको कहा जाता है। और अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट किया जाता है कि अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट किया जाता है। ये क्या होता है? म्यू। अपवर्तनांक को म्यू से डिनोट किया जाता है। अपवर्तनांक का मतलब होता है कि माध्यम का, ठीक है, किसी भी दूसरे माध्यम का एक माध्यम के सापेक्ष हम अपवर्तनांक, ठीक है, एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। और ये अपवर्तनांक क्या काम करता है और ये किस पर निर्भर करता है? ठीक है, तो अपवर्तनांक निर्भर करता है माध्यम की प्रकृति पर, माध्यम की प्रकृति पर, माध्यम की प्रकृति पर, माध्यम की डेंसिटी पर यानी कि घनत्व पर, इसके साथ साथ प्रकाश के रंग पर, प्रकाश के रंग यानी कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ पर निर्भर करता है। यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है, अपवर्तनांक होता है, उसका मान माध्यम की प्रकृति, माध्यम के जो प्रकाश का रंग होता है यानी कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य और इसके साथ साथ माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है। इससे होता क्या है? इससे हम एक माध्यम को दूसरे माध्यम के साथ क्या कर सकते हैं? रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ अपवर्तनांक के मान मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि अपवर्तनांक के मान कौन कौन से होते हैं और किस प्रकाशीकरण के लिए अपवर्तनांक का मान सबसे ज्यादा होता है। अब देखिए, अब प्रकाश की बात की हमने, तो देखिए अपवर्तनांक, ठीक है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि हम प्रकाश की बात करते हैं तो प्रकाश में कौन कौन से रंग होते हैं? बेबग्योर। मैं आपको बताया था बेबग्योर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बेबग्योर होते हैं। तो इन रंगों में जो बैंगनी होता है यानी कि वी वाला वॉयलेट है, बैंगनी, इसके लिए अपवर्तनांक का मान होता है सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और लाल रंग की प्रकाशकरण के लिए अपवर्तनांक का मान होता है वो सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, और हम बात करें निर्वात, यदि हम वैक्यूम की बात करें, निर्वात की बात करें, वैक्यूम की बात करें, तो निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है वो 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। हम बात करें हवा यानी कि एयर की बात करें, वायु की बात करें, तो वायु का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.0003 होता है। ठीक है, वायु का। हम बात करें कांच, कांच का अपवर्तनांक का मान होता है, आपको मेन में यही मान याद रखने हैं, ज़्यादा मान आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, कांच का अपवर्तनांक का मान होता है 1.50। ठीक है, और हम बात करें हीरा, हीरा यानी कि डायमंड का अपवर्तनांक का मान सबसे ज़्यादा होता है 2.42, ये आपको याद रखना है। सबसे कम अपवर्तनांक का मान होता है 1, यानी कि निर्वात के लिए सबसे कम अपवर्तनांक का मान होता है। ठीक है, और हीरा के लिए 2.42 मैक्सिमम अपवर्तनांक का मान होता है। कांच के लिए 1.50 होता है और वायु के लिए 1.0003 होता है, ये आपको याद रखना है। प्रकाशकरण की यदि हम बात करें यानी कि तरंग दैर्घ्य में हम जाएं तो वॉयलेट रंग का जो प्रकाश होता है, बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य होती है, उसका मान सबसे ज्यादा होता है अपवर्तनांक का। ठीक है, और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य में अपवर्तनांक का मान सबसे कम होता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, जब बात आ गई है एक माध्यम की दूसरे माध्यम के सापेक्ष तो किस प्रकार से अपवर्तनांक को व्यक्त किया जाता है, एक बार मैं आपको ये भी बता देता हूं। ठीक है, चलिए मैं यहां पर बता देता हूं। देखिए, जब प्रकाश होता है, प्रकाश किसी माध्यम से यदि निर्वात में प्रवेश करता है, कहां पर? निर्वात में प्रवेश करता है। जब प्रकाश किसी माध्यम से निर्वात में प्रवेश करता है तो इस निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? ये अपवर्तनांक होता है, इसी अपवर्तनांक को कहा जाता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक इसको कहा जाता है। ठीक है, क्या बताया मैंने? जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, कि प्रकाश जब निर्वात में प्रवेश करता है, किसी माध्यम से जब निर्वात में वैक्यूम में यदि प्रकाश होता है प्रवेश करता है तो निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक लिया जाता है किसी भी माध्यम का, उसको निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। एक तो ये टर्म आपको याद रखनी है। इसके अलावा किसी माध्यम का एयर यानी कि हवा
हवा के सापेक्ष यदि अपवर्तनांक लिया जाए, हवा के सापेक्ष यदि अपवर्तनांक लिया जाए तो वो क्या आता है, देखा किसी माध्यम का हवा के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है इसको हम लिख सकते हैं μ21। तो ये होता है प्रकाश का हवा में वेग, प्रकाश का हवा में वेग और प्रकाश का किसी भी माध्यम में वेग, ये क्या होता है, ये अपवर्तनांक होता है। किसी एक माध्यम का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक की वैल्यू होती है कि प्रकाश का हवा में वेग और प्रकाश का माध्यम में वेग, ये आपको याद रखना है। इसकी वैल्यू बराबर में आती है v1/v2 के, यानी कि प्रकाश का हवा में वेग और प्रकाश का किसी भी माध्यम में वेग का अनुपात होता है वो उसका क्या कहलाता है, हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। और जैसे यदि हम बात करें कि हवा के सापेक्ष यदि माध्यम हम ले लेते हैं कांच, माध्यम यदि हम ले लेते हैं कांच, तो यहाँ पर आ जाता है माध्यम की जगह कांच में वेग आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कांच आ जाएगा, शीशा में गिलास में वेग आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा bg/bw और यहाँ पर आ जाएगा wg, ठीक है, ये इस प्रकार से बन जाएगा। यानी कि प्रकाश का हवा में वेग और अनुपात होगा प्रकाश का कांच में वेग। ये क्या होता है, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, तो इस प्रकार से जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है। इसके साथ साथ अपवर्तन के कौन कौन से नियम है, अपवर्तन के 2 नियम है। पहला नियम क्या कहता है कि जो आपतित किरण होती है और अपवर्तित किरण होती है और अविलंब होते हैं वो तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम कहता है जिसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है, इसमें क्या होता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो स्थिर रहता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में आपको एक अपवर्तनांक से रिलेटेड एक आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हमको दूसरे माध्यम के सापेक्ष निकालना होता है तो किस प्रकार से हम अपवर्तनांक की वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो ये एग्जाम्पल मैं आपको एक करके बता देता हूँ, ठीक है। चलिए अपन वो एग्जाम्पल कर लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। देखिए आपको क्या दे रखा है, यदि पानी का अपवर्तनांक दे रखा है, पानी का अपवर्तनांक आपको दे रखा है 1.33 दे रखा है। एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ कि पानी का अपवर्तनांक है वो 1.33 दे रखा है एवं कांच का अपवर्तनांक है वो 1.5 दे रखा है, ठीक है। तो कांच का अपवर्तनांक मैंने आपको बताया था 1.5 ही होता है। तो पानी के देखिए क्या दे रखा है कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक हमको ज्ञात करना है कि रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है वो हमको ज्ञात करना है। दे हमको क्या रखा है कि पानी का अपवर्तनांक हमको दे रखा है, क्या दे रखा है, पानी का अपवर्तनांक हमको दे रखा है, इनकी μw की वैल्यू हमको दे रखी है। इसी के साथ साथ कांच का अपवर्तनांक हमको दे रखा है, कांच का अपवर्तनांक यानी 1.5 हमको दे रखा है। तो ये μg की वैल्यू दे रखी है कि म्यू गिलास दे रखा है और म्यू वाटर दे रखा है। देखिए तो क्या दे रखा है, हमको दे रखा है म्यू गिलास दे रखा है कितना 1.5। ये म्यू गिलास क्या है, ये है कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, ठीक है। और ये है पानी का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक यानी कि μw बराबर हमको दे रखा है 1.33, ठीक है। और हमसे पूछा है कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी कि हमको पूछा है पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि μwg की वैल्यू हमको पूछी गई है। ये क्या होता है, ये होता है पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी कि वाटर के सापेक्ष, वाटर को लेट किया गया किससे, गिलास से, ठीक है। ये आपको याद रखना। देखिए तो मैंने आपको बताया था μwg हम कैसे निकालेंगे, यानी कि पानी के सापेक्ष, ठीक है, हमको कांच का अपवर्तनांक हमको निकालना है। तो किस प्रकार से निकाला जाता है, देखिए प्रकाश का पानी में वेग बटे में प्रकाश का कांच में वेग, ठीक है। इसके अनुपात से निकाला जाएगा कि हमें पानी के सापेक्ष है वो ग्लास का अपवर्तनांक कैसे निकलता है कि प्रकाश का पानी में वेग और प्रकाश का कांच में वेग के हिसाब से निकाला जाता है। तो प्रकाश का पानी में वेग क्या होगा, ये हो गया bw, और प्रकाश का कांच में वेग क्या होगा, ये हो गया bg, क्या हो गया bg। तो हमको bw और bg की वैल्यू हमको चाहिए, क्या चाहिए, bw और bg की वैल्यू हमको चाहिए। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है,
बी डब्ल्यू और बी जी की वैल्यू हमको निकालनी है। यदि ये आ जाती है हमारे पास तो हम बी डब्ल्यू जी की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसके लिए हम करते हैं कि पानी का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक निकालते हैं हम कि पानी का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो पानी का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है म्यू डब्ल्यू, ठीक है। म्यू डब्ल्यू क्या होता है, म्यू डब्ल्यू होता है कि प्रकाश का निर्वात में वेग और प्रकाश का माध्यम में वेग, यानी कि माध्यम क्या है, पानी है, पानी में वेग के अनुपात के बराबर होगा। अब देखिए प्रकाश का निर्वात में वेग होता है c बराबर 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये होता है प्रकाश का निर्वात में वेग होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ c। और प्रकाश का पानी में वेग क्या होता है, पानी में वेग हो गया बी डब्ल्यू। क्या हो गया, पानी में वेग हो गया बी डब्ल्यू। तो देखिए हमको यहाँ पर क्या मिला कि म्यू डब्ल्यू बराबर सी अपॉन बी डब्ल्यू, और हमको क्या निकालना है, बी डब्ल्यू हमको चाहिए। तो इम्प्लाइज दैट इससे निकल जाएगा बी डब्ल्यू बराबर सी अपॉन म्यू डब्ल्यू। एक इक्वेशन हमको यहाँ से निकल जाती है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हमको निकालने के लिए अब हमको वैल्यू किसकी चाहिए, हमको यहाँ पर वैल्यू मिल जाती है बी डब्ल्यू की। बी डब्ल्यू की वैल्यू हमको मिल गई है, यानी कि हमको प्रकाश का पानी में वेग मिल गया। अब हमको प्रकाश का कांच में वेग यानी कि बी जी की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए हमको करना होगा कि कांच का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक हमको निकालना है। अपवर्तनांक है वो निकालना है, ठीक है, अपवर्तनांक निकालना है। तो कांच का निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है म्यू जी फॉर क्या है, गिलास यानी कांच। तो म्यू जी बराबर होता है प्रकाश का निर्वात में वेग अपॉन प्रकाश का माध्यम में वेग। तो माध्यम क्या है, प्रकाश का कांच में वेग। तो यहाँ माध्यम है कांच, तो कांच में वेग, ठीक है। देखिए प्रकाश का निर्वात में वेग मैंने आपको बताया था c होता है, और प्रकाश का कांच में वेग मैंने आपको बताया था प्रकाश का कांच में वेग होता है bg। क्या है, bg हो गया, ओके। इससे क्या निकल के आया, म्यू जी बराबर है c अपॉन बी जी के। इससे हम निकाल सकते हैं कि bg बराबर है c अपॉन म्यू जी के। bg बराबर c अपॉन म्यू जी, ठीक है। इस प्रकार से हमको वैल्यू निकलती है। देखिए हमको वैल्यू क्या निकली है, हमारे पास bg की वैल्यू आ गई है और हमारे पास bw की वैल्यू आ गई है। अब इन दोनों वैल्यूज को हम पर यहाँ पर पुट करना है। तो कैसे करना है, देखिए हमको निकालना है म्यू डब्ल्यू जी बराबर होता है bw अपॉन bg। bw की वैल्यू है हमारे पास c अपॉन म्यू डब्ल्यू बटे में bg की वैल्यू है हमारे पास c अपॉन म्यू जी। तो c से तो c कट जाएगा और ये म्यू जी तो ऊपर चला जाएगा और म्यू डब्ल्यू है वो नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। अब आप ये मत सोचना और ये मत कहना कि ये म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू कैसे आया, किस प्रकार से आता है, ये तो आपको पता होगा। मैथ में आपको इतना तो सर ने बताया होगा। देखिए किस प्रकार से आया, देखिए एक बार देख लीजिए कि c बटे म्यू डब्ल्यू हमको क्या दिया, भाग देना है, डिवाइड किया है। तो भाग देने पर इसको हम यदि हम गुणा में चेंज करते हैं तो ये संख्या क्या होती है, उल्टी हो जाती है, यानी कि म्यू जी अपॉन सी हो जाती है। तो सी से सी कट जाता है और इस प्रकार से म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू आ जाता है। ओके, ये आ गया यहाँ पर। ओके, ये तो हो गया। अब देखिए क्या ये वैल्यू हमको दे रखी है, तो देखिए म्यू जी की वैल्यू हमको दे रखी है और म्यू डब्ल्यू की वैल्यू भी हमको दे रखी है। तो इस प्रकार से यहाँ से म्यू डब्ल्यू जी की जो वैल्यू आ जाती है, देखिए म्यू जी दे रखा है 1.5 और म्यू डब्ल्यू हमको दे रखा है 1.33। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक जीरो बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये पॉइंट यदि हम यहाँ पे हटाते तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाती हैं इस प्रकार से, और ये एक जीरो से एक जीरो कट जाती है। 133 का 150 में यदि भाग दिया जाता है तो
1.12 निकल के आता है। क्या निकल के आता है? 1.12 निकल के आता है, जो वैल्यू होती है म्यू जी की। किसकी? म्यू जी की वैल्यू होती है म्यू डब्ल्यू जी की वैल्यू होती है 1.12। कहलाता है कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक की जो वैल्यू आती है वो 1.12 आती है, 1.12 आती है। ठीक है, तो पूछा क्या गया है कि पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा गया है। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक म्यू डब्ल्यू जी, इसकी वैल्यू आ जाती है, इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाती है 1.12। तो इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स होता है, ठीक है, यानी कि अपवर्तनांक होता है, वो एक माध्यम का किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष क्या होता है, प्रकाश का हवा में वेग और किसी दूसरे माध्यम में वेग, या प्रकाश का निर्वात में वेग या किसी दूसरे माध्यम में वेग के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए। ये एग्जाम्पल या इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि अपवर्तनांक के हम नियम पढ़ लेंगे, तो कुछ इसकी एप्लीकेशन का मतलब होता है कि अनुप्रयोग, यानी कि इसका उपयोग, अपवर्तन का उपयोग व्यवहारिक घटनाओं को देखने में, यानी कि व्यवहारिक घटनाएं होती हैं वो कौन कौन सी घटनाएं होती हैं जो हमको रोजमर्रा की जिंदगी में देखने को मिलती हैं, और उसका कारण होता है वो अपवर्तन होता है। उसका कारण क्या होता है? अपवर्तन होता है। यानी कि अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं हैं वो घटित होती हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलिए ये एक बार रफ कर देते हैं। चलिए, जो अपना टॉपिक है वो है अपवर्तन के अनुप्रयोग, यानी जिसको हम कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर आप ये भी कह सकते हो कि अपवर्तन के उदाहरण। ठीक है, चलिए उदाहरण की बात करते हैं। पहला उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि पानी के गिलास में रखे सिक्के का ऊपर उठाई देना। ठीक है, दूसरा इसका जो उदाहरण है वो है कि पानी के गिलास में रखी पेंसिल या किसी भी स्टिक का, पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना। ठीक है, और बताइए इसका जो अनुप्रयोग है वो है कि सूर्योदय से पहले तथा सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देना। ठीक है, अपवर्तन के अंदर ही और आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन आता है। इसको इंग्लिश में लिखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि क्या है? परावर्तन है। पांचवा है इसका वर्ण विक्षेपण। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए, इसके अलावा तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन का उदाहरण है। ठीक है, इनको मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। पहला देखिए कि पानी के गिलास में रखे सिक्के का ऊपर उठाई देना। ओके, देखिए ये बनाया हमने पानी का गिलास इस प्रकार से, और इस गिलास में हमने यहाँ पर डाल दिया एक सिक्का, यहाँ पर हमने एक सिक्का डाल दिया। ओके, यहाँ से हम देख रहे हैं, ये हमारी आँख हो गई, यहाँ से क्या है? हम देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम देख रहे हैं। तो देखिए हमको सिक्का कब दिखाई देगा? और ये यहाँ पर इस प्रकार से, देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से भरा हुआ पानी से, इस प्रकार से पानी से भरा हुआ है। ओके, देखिए हमको सिक्का कब दिखाई देगा? कि सिक्के से जो रिफ्लेक्ट होने वाला जो प्रकाश है, यानी कि प्रकाशीय किरण है, वो सिक्का से क्या होगी? परावर्तित होगी, और वो हमारे आंखों के रेटिना पर पड़ेगी, तब हमें सिक्का दिखाई देता। इसी प्रकार से हमको हर एक वस्तु इसी प्रकार से दिखाई देती है। ठीक है, अब देखिए, तो कोई भी प्रकाशीय किरण आती है, कहाँ पर आती है?
कोई प्रकाश की किरण आती है, इसके पास सिक्के से टकराती है और टकराने के बाद वो वापस हमारी आंखों की तरफ जानी चाहिए, तभी हमको ये सिक्का दिखाई देगा। ओके, तो देखिए पानी है वो कैसा माध्यम है, वो सघन माध्यम है। कैसा है? सघन। पानी यहाँ तक भरा हुआ है, इसके बाद जो क्या है, खाली है। इसके बाद गिलास कैसा है, पूरा गिलास है वो कैसा है, खाली है। ठीक है, यहाँ पर आप इतना ही बड़ा गिलास ले सकते हो, छोटा इतना ही बड़ा आपने गिलास ले लिया। बाकी के ऊपर क्या है, एयर है। क्या है, वायु। और वायु कैसा माध्यम है, वायु है विरल माध्यम है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ प्रवेश करती है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ प्रवेश करते हैं तो क्या होती है, यह अभिलंब से दूर हट जाती है, दूर हट जाती है। तो देखिए किस प्रकार से, देखिए एक प्रकाश की किरण आती है, देखिए इस प्रकार से प्रकाश की किरण ये आई। ठीक है, यहाँ पर माध्यम चेंज हो जाता है। जब माध्यम चेंज होगा तो यहाँ पर देखिए ये हो गया अभिलंब, इस प्रकार से अभिलंब हो गया। लेकिन ये किरण कैसे जानी चाहिए, ऐसी जानी चाहिए। लेकिन जब ये किरण ऐसे नहीं जाती है, लेकिन क्या होता है, ये अभिलंब से दूर हट जाती है, तो इस प्रकार से जाती है। इस प्रकार से ये यहाँ पर आंखों पे पहुंच जाती है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ये आंखों पर पहुंच जाती है, क्योंकि ये क्या हुई, अभिलंब से दूर हट गई। ये क्या है, ये ऐसे जानी चाहिए थी, ऐसे नहीं जाती है, ये अभिलंब हो जाता है, एन और एन डैश मान लेते हैं, और ये अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर ऐसे मुड़ के चली जाती है। लेकिन जब इसको पीछे बढ़ाकर देखा जाए, पीछे बढ़ाकर देखा जाए तो यहाँ पर ये इस प्रकार से मिलती है, और इसी प्रकार से ये सिक्का हमको यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सिक्का हमको, ये रियलिटी में तो सिक्का जहाँ पर रखा हुआ है उसी जगह पर होता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि सिक्का है वो पानी में ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये क्या हमको प्रतीत होता है, ये आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है, यानी कि जो इमेजिनरी क्या बनती है, इमेज बनती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम किसी भी एप्लीकेशन को कर सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से मैं आपको ये बता देता हूँ, दूसरी वाली की पानी गिलास में क्या है, पेंसिल रखी है। देखिए इस प्रकार से हम दोबारा बनाते हैं, छोटा से बना लेते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक पेंसिल रख दी। ये पेंसिल हमको कब दिखेगी, पेंसिल हमको तब दिखेगी जब हमारी, देखिए हमको पेंसिल कब दिखेगी, पेंसिल दिखेगी एक ही कंडीशन में हमको पेंसिल दिख सकती है। किस प्रकार से दिख सकती है, यहाँ पर हम आँख को देखेंगे, और जब हम ये पेंसिल से कोई भी जो प्रकाश है वो टकराएगा, हमारे आंखों पर जाएगा, तो हमें पेंसिल दिखाई देगी। तो देखिए यहाँ पर हमको कैसे दिखती है, इससे टकराने के बाद प्रकाश है वो ऐसे जाता है, और वापस से देखिए ये ऐसे जाना चाहिए, ये अवलंब हो गया, लेकिन ये क्या होता है, ऐसे ये मुड़ जाता है, अवलंब से दूर हट जाती है, क्योंकि प्रकाश किरण से सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाती है, तो क्या होती है, अवलंब से दूर हट जाती है। तो ये अवलंब से दूर हट जाती है, और इसको जब पीछे बढ़ाकर देखा जाए तो इस प्रकार से हमको ये दिखती है, यानी कि टेढ़ी दिखती है, ऊपर की तरफ उठी हुई दिखती है। ठीक है, ये ऊपर की तरफ इस प्रकार से उठी हुई दिखती है, जबकि ये रियलिटी में ऐसी होती नहीं है। तो ये इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। चलिए और बताता हूँ। चलिए, और हमने बात की कि सूर्य का सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देना। देखिए ये अपनी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है। ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी, और पृथ्वी पर ही हमें, यहीं पे हम पृथ्वी पर हम देखेंगे, ये हमारी आंख हो गई यहीं पे पृथ्वी पर ही, और ये हो जाता है क्षेत्र, यानी कि हॉरिजेंटल लाइन हो गई। ठीक है, और हॉरिजेंटल लाइन के लिए जो सूर्य है वो यहाँ पर स्थित है। ये हम बात कर रहे हैं सूर्य उदय की। ठीक है, सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय से पहले होता है, जो सूर्य होता है वो क्षैतिज के नीचे होता है, हॉरिजेंटल लाइन के नीचे होता है। इसी प्रकार यदि हम सूर्यास्त की बात करें, सूर्यास्त की बात की जाए तो सूर्यास्त से पहले देखिए ये सूर्यास्त हो जाता है, सूर्यास्त जब हो जाता है तो ये क्षितिज के नीचे वापस पहुंच जाता है। इस प्रकार से क्षितिज के नीचे पहुंच गया, सूर्यास्त हो गया। सूर्योदय से पहले नीचे है, सूर्यास्त के बाद भी नीचे होता है। लेकिन होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण होती हैं, इसे जो सूर्य से प्रकाश की किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, सूर्य के प्रकाश किरणें जब वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो वायुमंडल की परतें होती हैं, वो होती हैं सघन माध्यम का कार्य करती हैं। ठीक है, उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जो सूर्य के वायुमंडल के ऊपर, वायुमंडल से बाहर जो माध्यम होता है वो विरल माध्यम होता है। कैसा माध्यम होता है, विरल माध्यम होता है, इसकी डेंसिटी होती है वो कम होती है। वायुमंडल की परतों में, वायुमंडल के अंदर जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और जैसे जैसे वायुमंडल से बाहर निकलते चले जाते हैं, डेंसिटी यानी कि घनत्व होता है वो कैसा होता था, कम होता हुआ चला जाता है। तो सूर्य की किरणें विरल माध्यम से जब सघन माध्यम में प्रवेश करेंगे, तो मैंने आपको बताया था सूर्य की किरणें या किसी भी प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो क्या हुआ, अवलंब की तरफ झुक जाती है। तो अवलंब की तरफ क्या करेगी, ये अवलंब की तरफ झुक जाएगी। तो किस प्रकार से, ये जो क्षेत्र होता है ये अवलंब की तरह कार्य करता है, तो अवलंब की तरफ झुक जाती है, तो इस प्रकार से झुक जाती है,
इस प्रकार से झुक जाती है। इसको जब पीछे बढ़ाकर देखते हैं, पीछे बढ़ाकर देखते हैं, सूर्य हमको यहाँ पर स्थित दिखाई देता है। जबकि सूर्य उदय से पहले की बात है, सूर्य उदय से पहले सूर्य है वो क्षैतिज के नीचे है रियल टाइम में, तो हमको दिखाई नहीं देना चाहिए। लेकिन अपवर्तन के कारण हमको सूर्य है वो पहले ही दिखाई देने लग जाता है, यानी कि सूर्य उदय से होने से पहले भी हमको सूर्य है वो दिखाई देने लग जाता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण एक यही है, अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन। उसी प्रकार से देखिए सूर्यास्त की बात करते हैं। सूर्यास्त के बाद भी क्या होता है कि सूर्य होता है वो क्षितिज के नीचे चला जाता है, क्षितिज के नीचे चला जाता है, तो क्षितिज के नीचे चला जाता है, सेम कारण वही बनता है। इससे आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं, तो क्या करेंगे? अवलंब की तरफ झुक जाएंगे। तो ये अवलंब तो ये हो गया, क्षैतिज होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये अवलंब की तरह कार्य करती है और ये इस तरह से झुक जाएंगी, ये इस तरह से झुक जाएंगी। और यहाँ पर इसको पीछे बढ़ाकर देखेंगे तो यहाँ पर हमको सूर्य दिखाई देगा, यानी कि सूर्यास्त के बाद भी हमको सूर्य दिखाई देता है। उसी प्रकार से सूर्य उदय होने से पहले भी हमको सूर्य दिखाई देता है। तो इसका कारण क्या है? इसका एक ही रीजन है, एक ही कारण है, अपवर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन इसका एक कारण है। चलिए और बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी एक इसकी एप्लीकेशन है, इसका अनुप्रयोग है। तो आखिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है, इसके बारे में मैं भी आपको बता देता हूँ, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब जो प्रकाश की किरणें होती हैं, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं। किसमें? जब प्रकाश की किरणें होती हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या करती हैं? प्रवेश करती हैं। तो यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो यह प्रकाश किरण अपवर्तित होने के बजाय वापस उसी माध्यम, यानी कि सघन माध्यम में लौट आती है। और प्रकाश का इस प्रकार से क्या होना? परावर्तन। ये क्या होता है? परावर्तन होता है। यहाँ पर अपवर्तन के बजाय क्या होता है? परावर्तित हो जाता है, यानी कि जो प्रकाश की किरण होती है वापस उसी माध्यम में लौट आती है। तो किरणों का उसी माध्यम में लौटना मैंने आपको बताया था कि परावर्तन होता है। तो प्रकाश का यही परावर्तन क्या कहलाता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। अभी आपको समझा दूंगा, आंतरिक परावर्तन कहलाता है। देखिए यहाँ मैंने एक टर्म यूज किया कि क्रांतिक कोण क्या है। क्रांतिक कोण क्या होता है? देखिए होता क्या है कि ऐसा कोण का ऐसा मान, यानी कि आपतन कोण का ऐसा मान जिस पर अपवर्तन कोण होता है, जिस पर अपवर्तन कोण के मान 90 डिग्री हो जाए। कि क्रांतिक कोण होता है वो ऐसा कोण होता है जिसकी ऐसा आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण का मान होता है वो समकोण के बराबर हो जाता है, यानी कि 90 डिग्री हो जाता है, वह आपतन कोण कहलाता है क्रांतिक कोण। देखिए कि ये होता किस प्रकार से, देखिए ये एक यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। देखिए होता क्या है कि एक प्रकाश की किरण है वो यहाँ पर क्या है? विरल माध्यम है, क्योंकि इधर क्या है? एयर है। पानी कैसा है? सघन माध्यम है। एक प्रकाश किरण होती है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। प्रकाश किरण होती है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो क्या होगा? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो यह अवलंब से क्या होगी? इस प्रकार से जानी चाहिए, लेकिन ऐसे जाती है, ये अवलंब से दूर हटती है, ये अवलंब से दूर हटती है। तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया यहाँ पर आई, यानी कि ये हो गया आपतन कोण का मान, और ये हो गया यहाँ पर अवलंब के साथ ये कितने डिग्री का कोण बनाती है, तो ये होगा यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान, यानी कि आर हो गया। ये क्या हो गया? अपवर्तन कोण का मान आर हो गया। यदि इसे हम आपतन कोण के मान को बढ़ाता हुआ चलते हैं, कि कैसे बढ़ाता हुआ चलते हैं, देखिए ये इस प्रकार से, ये पहले तो इतना कोण बनना था, अब हम क्या करते हैं कि ऐसी किरण
आपतित करवाते हैं जिसका मान और ज्यादा है, आई का मान यहाँ पर ज्यादा है, ठीक है, आई का मान यहाँ पर ज्यादा है। ये तो क्या अविलंब ही है, तो ये क्या होगी, अविलंब से तो दूर हटेगी, लेकिन अविलंब से उतनी दूर हटती है कि यह इस जो पृष्ठ होता है, जो दोनों माध्यमों को अलग करने वाला जो पृष्ठ होता है उसके समांतर हो जाती है, उसके समांतर हो जाती है। तो देखिए ये क्या अविलंब है, ये क्या अपवर्तित किरण है। तो अविलंब और अपवर्तित किरण के बीच में बना हुआ कोण कहलाता है आर कहलाता है, यानी कि आपतन कोण कहलाता है, जिसका मान हो गया 90 डिग्री, जिसका मान हो गया 90 डिग्री। तो इस कोण आई के लिए कोण आर का मान, इस कोण आई के लिए कोण आर का मान यदि 90 डिग्री हो जाता है तो यह कोण आई क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। कोण आई है वो क्रांतिक कोण का कहलाता है, यानी कि अपवर्तन, यानी कि आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है वो क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। एक तो बात तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि क्रांतिक कोण से अधिक यदि कोण पर कोई जो प्रकाश किरण आपतित होती है, यदि यह प्रकाश किरण होती है वो इस कोण से भी ज्यादा पर यदि आपतित होती है, इस कोण से भी ज्यादा पर आपतित होती है, तो 90 डिग्री तो यहाँ पे पहले ही बन गई, इस कोण पर ही 90 डिग्री बन गया। लेकिन यदि इस आपतन कोण का मान और बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, और ज्यादा क्या होगी, अपवर्तित होगी, और ज्यादा अपवर्तित होगी, यानी और ज्यादा अवलंब से दूर हटेगी। तो अब की बार ये दूर हटेगी तो ऐसे दूर हटेगी, कैसे दूर हटेगी, देखिए ये हो गया अविलंब, इस प्रकार से जाती है, ठीक है। यहाँ से जब ये प्रकाश किरण आई थी तो इस प्रकार से समांतर हो गई थी, लेकिन और जब अब ये आपतन कोण का मान और ज्यादा बढ़ गया, अब ये इतना ज्यादा हो गया, जब आपतन कोण का मान और ज्यादा बढ़ गया तो ये अब क्या होगा, अब ये वापस उसी माध्यम में लौट आएगी, यानी कि ये सघन माध्यम से और इस सघन माध्यम में ही लौट आई है, यानी कि ये अपवर्तित नहीं हुई है, ये बाहर नहीं गई है, इसका क्या हुआ है, परावर्तन हुआ है। क्या हुआ है, परावर्तन हुआ है। तो यही प्रभाव, ठीक है, यही जो घटना घटित होती है उसी को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब प्रकाश किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं और आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाता है तो प्रकाश किरण होती है अपवर्तित होने के बजाय उसी माध्यम में वापस से क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। और प्रकाश की किरण का इसी प्रकार से सघन माध्यम में वापस से लौट आना क्या कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। और मैंने आपको बताया था कि क्रांतिक कोण क्या होता है, आपतन कोण का वह मान जिस पर किसी भी अपवर्तन कोण का मान समकोण के बराबर हो जाता है, 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, तो वो कोण कहलाता है क्रांतिक कोण कहलाता है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन है कि आपतन कोण का मान है वो क्रांतिक कोण से ज्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। तो इसके जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर में, ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाशिक तंतु, इसको हिंदी में कहा जाता है प्रकाशिक तंतु। ऑप्टिकल फाइबर यानी कि प्रकाशिक तंतु केबल बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जो आपके जो इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ठीक है, हमारे घर में इंटरनेट जो हमको मिलता है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा ही मिलता है। कैसे मिलता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल के द्वारा ही सबसे ज़्यादा इंटरनेट की सप्लाई होती है। सैटेलाइट से इंटरनेट हमें बहुत कम मिलता है। एक बात तो ये याद रखनी है, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग होता है वो देखिए वो चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है, ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है कि ऐसी जगह पर जहाँ पर हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, प्रकाशिक तंतु होता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, वो हमको उस जगह पर भी दिखाने को, हमको उसके जो चित्र होते हैं किसी भी हमारी बॉडी के अंदर वाले पार्टों को यदि हमको देखना हो तो हम जो मॉनिटर पर जो देख पाते हैं वो ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा ही देख पाते हैं, ठीक है। इसको प्रकाशिक तंतु कहा जाता है। इसमें क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है वो घटित होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए हम बड़े विक्षेपण के बारे में बात करते हैं कि बड़े विक्षेपण क्या होता है। तो एक बार मैं यहाँ से हटा देता हूँ। देखिए बड़े विक्षेपण क्या होता है कि जो प्रकाश की जो किरण होती है, प्रकाश की किरण, ठीक है, सूर्य के प्रकाशीकरण, देखिए जो सूर्य के प्रकाशीकरण होती है, ठीक है, वो सभी रंगों, वो 7 रंग से मिलकर बनी होती है। कितने रंग होते हैं उसमें, 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं उसमें, होते हैं टोटल 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, टोटल 7 रंग होते हैं। जब ये 7 रंग एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो प्रकाश का रंग कैसा बन जाता है, सफेद। प्रकाश का रंग कैसा बन जाता है, सफेद रंग बन जाता है, ठीक है। तो हम सूर्य के प्रकाशीकरण के द्वारा भी हम बड़े विक्षेपण की घटना को घटित कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम किसी भी लैब में कहीं पर भी यदि हम सफेद रोशनी यानी कि व्हाइट लाइट का यूज करें और उस लाइट को हम एक प्रिज्म से गुजारें, कहाँ से, उस लाइट को एक प्रिज्म से गुजारें, तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से एक हम प्रिज्म से यदि इस लाइट को गुजारें तो ये सफेद प्रकाश होता है। व्हाइट जो लाइट होती है, सफेद प्रकाश,
इस प्रिज्म से गुजरने के बाद अपवर्तित होता है और 7 रंगों के प्रकाशीकरण में बदल जाता है। कितने में? 7 में। 4, 5, 6 और 7 रंग के प्रकाशीकरण में यह विभाजित हो जाता है। और सफेद प्रकाश का प्रिज्म में से गुजरने के बाद 7 रंगों में विभेदित होना, 7 रंगों में क्या बट जाना, क्या कहलाता है? बर्ण विक्षेपण कहलाता है। और इस घटना को हम किसी पर्दे पर देखते हैं, इस घटना को हम किसी देखते हैं पर्दे पर देखते हैं, और पर्दे पर जो प्रतिरूप बनता है तो उसको कहा जाता है स्पेक्ट्रम। उसको क्या कहा जाता है? स्पेक्ट्रम कहा जाता है। उसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम सूर्य की लाइट को हमको डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से आंखों की रोशनी भी जा सकती है। इसी कारण इसके लिए किसी न किसी फिल्टर का यूज किया जाता है या फिर किसी पर्दे पर प्रतिबिंब को देखा जाता है। तो व्हाइट लाइट को जब पर्दे पर निरूपित किया जाता है तो वो 7 रंगों में हमको जब दिखाई देती है, 7 रंगों में उसका वर्गीकरण हो जाता है, तो उसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और ये घटना कहलाती है वर्ण विक्षेपण की, ये घटना कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 7 रंगों में जो क्या होता है, देखिए मैंने आपको बताया था कि अपवर्तनांक होता है वो सबसे ज्यादा होता है बैंगनी रंग के का, और जो लाल रंग के प्रकाश का जो अपवर्तनांक होता है सबसे कम होता है। उसी प्रकार से लाल रंग के प्रकाश का वेग होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और बैंगनी रंग के प्रकाश का वेग होता है वो सबसे कम होता है। जिस प्रकाश का वेग सबसे कम होता है, इसका मतलब वो कहाँ से आई है? वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, यानी कि हर एक प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है वो एक ही माध्यम में अलग अलग प्रकार से गति करती है। जिस कण का वेग कम होता है वो अवलंब की तरफ झुक जाएगी। किसकी तरफ झुकेगी? अवलंब की तरफ झुकेगी। सबसे ज्यादा अवलंब की तरफ झुकने वाली कौन सी होती है? बैंगनी होती है। इसी कारण स्पेक्ट्रम में नीचे क्या आता है? बैंगनी आता है। उसी प्रकार से क्या होता है? ये इसी प्रकार होता है बेबग्योर की तरह, बी आई बेबग्योर, जी बाई ओ। ठीक है, कौन सा रह गया? अच्छा, यहाँ से स्टार्ट करना था, चलो यहाँ पे एक बढ़ा देते हैं, बेबग्योर की तरह बनता है। तो ये आपको याद रखना है। और जो मिड वाली होती है, यानी कि जो बीच वाली जो पट्टी होती है उस पर रंग होता है पीला। ओके, तो 7 रंगों में पीला रंग होता है, उसको मिड में माना जाता है, उसको मध्य में माना जाता है। तो ये घटना होती है वर्ण विक्षेपण। इसी प्रकार से तारों का टिमटिमाना भी, यानी तारों से आने वाला जो प्रकाश होता है वो हमारे वायुमंडल की परतों से गुजरता है। तो क्या होता है? परतों से गुजरने के कारण प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो हमें जो तारों की स्थिति है वो बदलती हुई दिखाई देती है। जब तारों की स्थिति हमको बदलती हुई दिखाई देगी, यानी यहाँ पर तारा दिखा, यहाँ पर दिखा, यहाँ पर लाइट, यहाँ पर लाइट, यहाँ पर लाइट, तो हमको ऐसा लगता है कि संयुक्त रूप से कि तारे हैं वो टिमटिमा रहे हैं। तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन का ही कारण होता है। ठीक है, तो इसके मैंने आपको अनुप्रयोग बता दिए, सारी की सारी एप्लीकेशन मैंने आपको करवा दी है। ठीक है, अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि गोलीय लेंस से अपवर्तन किस प्रकार से होता है। गोलीय लेंस से यानी स्फेरिकल लेंस से अपवर्तन, यानी कि हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे गोलीय लेंस में अवतल लेंस और उत्तल लेंस। जिस प्रकार से हमने दर्पण पढ़े थे उसी प्रकार से हम पढ़ेंगे लेंसों के बारे में, और लेंसों की परिभाषा देखेंगे, किस प्रकार के लेंस होते हैं और उनसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है, ये हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो इस सेशन को अपन यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, या जो अभी अभी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, नए लोग आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथ में क्या करना है, उनको बेल आइकन भी दबा देना है, जिससे आपको चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन आपको अपडेट के रूप में मिल सके। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके और उसका भी लोगों को द्वारा फायदा उठाया जा सके। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से अपने घर बैठकर पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।